यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होना है यहाँ पर प्रीलिम्स का, ठीक है, तो अक्टूबर में होना है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया। यहाँ पर देखो टेस्ट सीरीज में क्या है, यहाँ पे आपका जो फुल लेंथ टेस्ट है, जैसे कि आपका सभी सब्जेक्ट है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि यहाँ पर करीब 5 से 6 पेपर फुल लेंथ के कराएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहेगा वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है। पहले फुल लेंथ का, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, राइट। और बीच में करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर मैं जो 20 क्वेश्चन रोज लेके आता हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो भी आप इनसे कर सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ पे देखो जो हमारे कितने 150 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन का ही पूरा पेपर होगा इसमें से, लेकिन आपको 75 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन एक पार्ट 1 में और 75 क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे, राइट। तो जो हमारे 75 क्वेश्चन से पार्ट 1 में और जो लास्ट कराएंगे वो आपके पार्ट 2 में करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से देखो जो टेस्ट कोड है, टेस्ट कोड भी आप देख सकते हो क्या है टेस्ट कोड यहाँ पर, और ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ था जो हमारा सिंबल कोड था वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकोम सत्याग्रह से संबंधित था। वैकोम सत्याग्रह में से कौन सा संबंधित है ना, कौन संबंधित है, कौन होगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा केलप्पन, ठीक है। यहाँ पर देखो मतलब केलप्पन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि त्रवणकोर की जो रियासत थी उसमें सामंती, सैन्यवादी और रीति रिवाजों से ग्रस्त सरकार की जो हमारी क्रूर व्यवस्था थी, उसमें त्रवणकोर के कुछ सबसे कठोर परिष्कृत के रूप में क्रूर सामाजिक मानदंड एवं रीति रिवाज यहाँ पर देखे गए थे। इसको लेकर के यहाँ पर 30 मार्च 1924 को सत्याग्रह न केवल मंदिर में प्रवेश कर बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर भी चलने पर यहाँ पर प्रतिबंध सहित कई विभिन्न गैर सामाजिक मानदंडों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। और माधवन जो हमारे केपी केशव मेनन जो केरल के हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव थे, और कांग्रेस के नेता शिक्षाविद के केलप्पन जो थे, जिन्होंने केरल गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता था, इनको वैकोम सत्याग्रह के रूप में अग्रदूत मानते हैं। तो 2 से 3 बात आपको यहाँ से याद रखनी है, जो मैंने आपको 2 बातों पर बताई कि यहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ था और ये इन्होंने क्या क्या किया था। जैसे कि अपन मंदिरों के प्रवेश पर बल्कि आसपास के सड़क थे उनको यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। तो ऐसे करके भी स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी या तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है। अभिकथन 1 और कारण आर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। ए अभिकथन बोला डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, ठीक है। पहले बात हमारे यहाँ पर ये हो गई, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहली बात जो हमारे यहाँ पर है ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहली बात हमसे जो स्टेटमेंट बोला है ये हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर देखो मसूलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के जो हमारे डेल्टा है, ठीक है, उसकी डेल्टा नदी पर स्थित है और ये 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक जो गतिविधि थी उसका यहाँ पर केंद्र था, ठीक है। डच और ईस्ट इंडिया हमारी जो कंपनी थी, इन दोनों ने मसूलीपट्टनम में नियंत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि ये आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पर बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रयास किया था उन्होंने, मैं आपको बताया इसमें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये 17वीं शताब्दी में पश्चिम तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। 17वीं शताब्दी में नहीं बना था ये, ठीक है। कब बना था ये, 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का यहाँ पर केंद्र था, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बताना चाहिए था कि यहाँ पर इसका जो बोला है कि पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नहीं बना था, तो ये बंदरगाह नहीं बना था, ये इसका एक 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र माना गया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा, अभिकथन वाला, ठीक है, ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा ए सही है और आर यहाँ पर गलत है। तीसरा या सी हमारा ऐसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये बोला कि इसने आपको, देखो ये तो याद रहेगा कि 17वीं शताब्दी में उसने कुछ किया, राइट। ये जैसे लिखा था यहाँ पर कि सेकंड आर बात में कि सेकंड जो पॉइंट इसमें लिखा था कि 17वीं शताब्दी में ये महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था, लेकिन आपको याद रहेगा कि 17वीं शताब्दी में कुछ तो था, है ना, लेकिन ये नहीं था कि यहाँ पर बंदरगाह बन गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वहाँ पे जो क्या था, गहन आर्थिक जो गतिविधि थी उसको केंद्र बनाया था इसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एकदम देखो शार्प माइंड से क्वेश्चन देखना है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे क्या याद रखना है। मेन चीज़ देखो पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ एग्जाम तक क्या चीज़ें याद रहती है, ये इंपॉर्टेंट बात रहती है, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगी हमारे यहाँ से हंटर आयोग का गठन। ये हमारा क्या होगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, क्योंकि देखो 1882 में 1882, ठीक है, इसमें सरकार ने 1854 की 65 के बाद से देश की जो शैक्षिक प्रगति है उसकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग यहाँ पर नियुक्त किया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू हंटर ने की थी, ठीक है। हंटर की सिफारिश प्राथमिक और माध्यमिक जो थी शिक्षा पर केंद्रित थी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से, ये लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं संबंधित थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, राइट। पहला क्या होगा,
पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, बात सही, क्योंकि उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए 1921 में सर्वेंट्स ऑफ सोशल जो हमारी पीपल सोसाइटी उसकी स्थापना की थी। ठीक है, लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब केसरी के और पंजाब शेर के नाम से भी जानते थे, है ना। फर्स्ट बात तो करेक्ट हो गई। सेकंड बात, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन में भाग भी लिया था। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि देश बंधु चित्तरंजन दास ने वर्ष 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ स्वराज पार्टी की यहाँ पर स्थापना भी की थी। दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर चुनना है तो तीसरा या सी मान सकते हो उसको, 1 2 यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से क्वेश्चन 5 है, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता में से किसे मनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऐसे नारायण जो मेघाजी लोखंडे हैं ये। ठीक है, ए या 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 1890 था, राइट, 1890 में ए जो एन.एम. लोखंडे थे, इन्होंने बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में पहला संगठित श्रमिक संघ था। उन्होंने बॉम्बे जो मिल हेड्स है तो जो हमारी एसोसिएशन की स्थापना और मराठी दिनबंध नामक यहाँ पर पत्रिका का भी यहाँ पर प्रकाशन किया था, है ना, यह शुरुआत की थी, राइट। तो लाला लाजपत राय ने 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस, हिंदू महासभा और आर्य समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाला लाजपत राय के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर जो वीपी वाडिया है इनके बारे में देख लेते हैं। वीपी वाडिया ने वर्ष 1918 में मद्रास श्रमिक संघ का गठन किया था और ये भारत के पहले संगठित श्रमिकों में से एक माना जाता था। जो अगला है सोराबजी सापुरजी बंगाली, ये क्या है, इनके बारे में देखो, ये क्या है, ये भारतीय एम्बुलेंस कोर में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका गठन युद्ध के घोषणा के समय लंदन में किया गया था और उन्होंने नेटली की बीमारियों को घायल की सेवा की थी। तो चारों बातें आपको यहाँ से याद रखनी जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे, है ना, इन तीन बातों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए या 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, जमींदारी प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखो जमींदारी प्रथा के बारे में जो हमारा स्टेटमेंट गलत है वो हो जाएगा, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता है। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जमींदारी प्रथा वर्ष हमारा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पर स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी। इसने निश्चित किराए या अधियोग जो हमारे अधिभोग हैं उसके अधिकारों के प्रावधान को बिना सदस्यों के भूमि अधिकारी को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया था। जमींदारों नामक बिचौली के माध्यम से किसानों को भू राजस्व एकत्रित किया जाता था, ना कि यहाँ पर सीधे किसानों से। ठीक है, तो हमारा गलत हो गया ये, तो सही नहीं पूछा था, तो आंसर तीसरा या सी करेक्ट है। क्वेश्चन 7, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में आपको विचार करना है। लाला लाजपत राय AITUC मतलब जो हमारे अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है उसके पहले महासचिव यहाँ पर चुना गया था इनको। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय जो हमारे मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। ठीक है, और लाला लाजपत राय को AITUC के पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। लाला लाजपत को क्या चुना गया था, पहले अध्यक्ष, और दीवान चमन लाल को पहले महासचिव। तो महासचिव यहाँ पहले बोला है, लाला लाजपत राय तो गलत हुआ था। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर याद रखना कि कौन क्या चुना गया था। हिस्ट्री देखो यही होता है, बात तो सही बोलता है लेकिन वो नाम घुमा देता है कि ऐसा किया उन्होंने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है, कांग्रेस ने वर्ष 1922 में गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, सेकंड बात एकदम सही बोला, पहले यहाँ से गलत थी। तो पूछा आंसर क्या होगा सही, तो आंसर हमारा जो सही होगा यहाँ से केवल 2 सही है, 2 या बी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 यहाँ से निम्नलिखित घटनाओं को आपको विचार करना है। हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग और रेले आयोग, इनमें से सही कालक्रम कौन सा को बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो 8वें का जो हमारे यहाँ से होगा आंसर ये हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा आपका, पहले यहाँ से होगा आपका दूसरा नंबर, दूसरा मतलब चार्ल्स वुड डिस्पैच होगा, ये यहाँ पे इसमें पहले में आएगा। ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच हमारा 1854 में, राइट। उसके बाद आएगा हंटर शिक्षा आयोग, राइट। हंटर शिक्षा आयोग हमारे यहाँ से क्या होगा, हंटर शिक्षा आयोग आएगा। उसके बाद यहाँ से आपका आएगा फोर्थ नंबर में ली आयोग। ठीक है, ली आयोग कब गठन किया गया, तो ली आयोग को 1924 में, राइट। उसके बाद आपका आया यहाँ से रेले आयोग। रेले आयोग किया गया था, ये किया गया था आपका रेले आयोग जो था 1902 में। ठीक है, यहाँ से जो पूछ रहा है
कालक्रम को, सही कालक्रम को सर बताना है। तो देखो यहाँ से मैं कालक्रम आपको बता दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप सेट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताते बताते ना मिस्टेक इसमें कर दिया हूँ, राइट। तो देखो मैं आपको सन बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप करो, जैसे कि ज़्यादातर आपको पता भी होगा हंटर शिक्षा आयोग यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा 1882 द्वारा, ये आप यहाँ पे से लिख सकते हो अलग अलग, ठीक है। उसके बाद में आप लास्ट में मैच कर लोगे। चार्ल्स हमारा जो वुड डिस्पैच है ये 1854, सॉरी 1854, 1854। आगे क्या है, ली आयोग, ली आयोग क्या हुआ था 1924, 1924, और रेले आयोग 1902। इसके हिसाब से मैच करना है आपको, ठीक है। तो आप ये मैच करोगे तो आंसर यहाँ से आपका निकल आएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा आप इसके अकॉर्डिंग देख लोगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिस्टेक हो गया है, तो शायद यहाँ पर जो रहेगा, जो हमारे कालक्रम है ये जो दे रखे, ये भी शायद हमको लग रहा है मिस्टेक से कुछ गलत हो गया है ना। बाकी आप ये जो सन है, आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या ये चीज़ आपको बताना चाहिए, कब से कब तक कौन कौन था, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि हमारे कौन से चीज़ें सही हैं। अगर मेरे से स्टेटमेंट गलत होता है वहाँ से, जैसे कि ए का बी हो, बी का सी, तो आप वो चीज़ बात रखो कि यहाँ पे ये चीज़ कब हुआ था, है ना। ये चीज़ आपको मैंने सेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, पावरम विद्रोह संबंधित है किससे? जो हमारा पावरम विद्रोह है ये किससे संबंधित है? देखो ये संबंधित है हमारे जमींदार दमनकारी नीतियां हैं उनसे ये संबंधित था, क्योंकि जमींदारों ने पूर्वी बंगाल में बड़े हिस्से जबरन लगान पर और भूमि वसूल लिया था, जो प्राय गरीब किसानों के लिए बढ़ाया जाता था, और किसानों को 1859, है ना, कब 1859 में अधिनियम के तहत यहाँ पर अधिकार करके यहाँ पर इसे रोका गया था। और 1873 में, मई 1873 में पाबना जिले पटना पूर्वी बंगाल में कि यूसुफ शाही परगना कि एक एग्रेरियन लीग का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आंदोलन को बंकिम चंद्र चटर्जी और CR दत्त, सुरेंद्र बनर्जी और इनके अधीन को लेकर इंडियन एसोसिएशन के इनको समर्थन प्राप्त था। कुछ यहाँ पर पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 9वें का 1 या ए, ठीक है। जमींदारों को दमनकारी नीतियाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, यूपी किसान सभा का गठन किया गया था कब? यूपी किसान सभा जो सभा है उसका गठन किया गया था 1918 में, ठीक है। ये देखो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1918 में लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है उसमें किसान सभा की यहाँ पर स्थापना की। 1919 में एक तक हमारी यूपी जो किसान सभा वो इसमें कितनी 450 शाखाएं थी, राइट। और अन्य प्रसिद्ध नेताओं में बाबा रामचंद्र, दुर्गापाल सिंह और झिंगुरी सिंह यहाँ पर इसमें शामिल थे। तो कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11, वारेन हेस्टिंग के निम्नलिखित उद्देश्य की कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग था, उसने निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, ठीक है। देखो इसका उद्देश्य था कि कंपनी की जो दरबार है उसमें ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना। इस वजह से क्या उसने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो आंसर हमारा 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 या बी यहाँ से जो होगा आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने कब की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, कब? 1781 में। मुस्लिम कानून और संबंधित जो विषय उसके अध्ययन के लिए यहाँ पर करी गई थी, ठीक है। हिंदू कानून को दर्शन अध्ययन के लिए 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई थी, है ना। ये भी आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12, सांप्रदायिक पंचाट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कि कौन सा सही होगा, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बोल रहा है ये लोथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था, राइट। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हमारे रॉमसे मैकडोनाल्ड है 6 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की पर घोषणा की थी, ठीक है। और यहाँ पर जो सांप्रदायिक पंचायत के मुख्य प्रावधान में शामिल थे क्या? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ बातें शामिल थी, जैसे कि प्रांतीय विधानमंडल में मौजूदा सीटों को दोगुना करना, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमांत को छोड़कर सभी प्रांत महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित करना, ठीक है। दलित वर्गों को दोहरे मत का प्रावधान किया गया था। एक मत का उपयोग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में और दूसरा मत का प्रयोग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में पर किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बंबई प्रांत में मराठों के लिए 7 सीटें यहाँ पर आवंटित की गई थी, ठीक है। यहाँ पर बोला सभी महिलाओं के लिए 33% नहीं, मैंने कितना बताया आपको? मैंने बताया 3% सीटें सिर्फ, ठीक है। ये आपको गलत हो जाएगा, सेकंड। पहला यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा बोला सही जो होगा तो सिर्फ एक स्टेटमेंट या ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 13 नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, है ना। जो नेटाल इंडियन कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये की थी महात्मा गांधी ने, सबको पता है ना। महात्मा गांधी जो थे वो वर्ष 1895 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर संगठित एक संगठन था, ठीक है। गांधी जी इसके पहले मानव सचिव थे, है ना। दोनों बातें आपको याद रखनी है, आंसर सी या 3।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विभिन्न विद्वान द्वारा 1857 के विद्रोह में वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको कौन सा सही नहीं है। देखो यहाँ पे जो आर होम्स ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में ये युग हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा वाला, राइट। देखो यहाँ पर जो 1857 का विद्रोह था उसमें रीच के अनुसार ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था, ना कि यहाँ पर आर होम्स के अनुसार, है ना। आर होम्स के अनुसार ये सभ्यता का बर्बरता का संघर्ष था, उन्होंने ये बताया था, तो ये गलत हो जाएगा, सी या तीसरा हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1899 में ब्रिटेन में की गई थी, 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये करेक्ट है, क्योंकि 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर गठन किया गया था। सेकेंड बात, इनका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि इस समिति का उद्देश्य जो था ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना, जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार थी, है ना। यह सुझाव दिया गया था कि लंदन जो सत्र था उसमें आयोजित किया जाएगा, और 1891 में ब्रिटिश चुनावों के कारण यहाँ पर इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि एक बात इसकी क्या यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो 15 का सही पूछा है तो सी या 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था। ठीक है, ये देखो विलय हो गया था हमारा किसके साथ, भारतीय राष्ट्रीय संघ के साथ यहाँ पर विलय हो गया था। ठीक है, कांग्रेस के पूर्व संघ में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था। इसका उद्देश्य था कि वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक और भौतिक उन्नति है उसको बढ़ावा देना, राइट। एक पॉइंट तो आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। सेकंड पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन वर्ष 1886 में कलकत्ता की दूसरी बैठक के दौरान यहाँ पर विलय हो गया था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा। एक बात और, सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इस इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। आंसर तीसरा या सी। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में घटनाओं पर आपको विचार करना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, सूरत विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, और दादा भाई नौरोजी घोषणा की जो कांग्रेस है उसका लक्ष्य स्वराज है ना। तो कब यहाँ पे सब किए गए थे, घटना को बताना है। देखो मैं सबकी घटना बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से आप मैच करोगे। बंगाल विभाजन का जो गठन हुआ था हमारा, ये जो हमारा प्रभावी हुआ था 1905। ठीक है, सूरत विभाजन दिसंबर 1907। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव जो था ये कब हुआ था, ये 1905 अगस्त में, 1905 में किया गया था, लेकिन अगस्त में। ठीक है, यहाँ पर देखो 1905 के 2 आ गए, क्योंकि 1905 के ऊपर भी था, तो 1905 यहाँ पर ये अगस्त था, सॉरी ये था आपका 1905 अक्टूबर, ये अक्टूबर में था और ये अगस्त में, याद रखना है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की घोषणा के लिए कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज, ये क्या था, ये दिसंबर 1906। उसके हिसाब से आप मैच करोगे, मैंने आपको सब दिखा दिया, इसके हिसाब आप साइड में लिख के मैच करोगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा आपका इसका बी स्टेटमेंट, ये वाला सेकंड। ठीक है, सेकंड या पी से इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो स्टेटमेंट अगर नहीं मिलता है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या यहाँ पर बातें ये बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 18, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र यहाँ पर शुरू किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा मेरा इसका, ये सुबोध पत्रिका, सी या तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। प्रार्थना समाज हिंदू समाज जो था धर्म, उसके भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी और इसने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दादोबा पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग समाज के यहाँ पर प्रथम समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, प्रथम समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए सुबोध पत्रिका नामक मुख्य पत्र यहाँ पर चलाया गया था। यह मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। ये भी याद रखना, जो लैंग्वेज मैंने बताई याद रखना है, और जो ऊपर मैंने पॉइंट बताया आपको वो भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारे इसमें परिवर्तन हुआ था, इसमें हुआ था एक तो मैसूर का नया राज का जो राजतंत्र था उसको सौंप दिया गया था, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, राइट। दूसरी बात था विलियम बेंटिंग ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर का अधिकार कर लिया था। इसको लेकर भी टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य को यहाँ पर परिवर्तन देखा गया। और लॉर्ड रिपन के 1881 में राज्य के शासक के यहाँ पर बहाल कर दी, इसकी वजह से यहाँ पर को देखा गया। तो तीनों बातें जो हमारी होंगी, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य को लेकर ये परिवर्तन देखे गए थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4th या डी जो हमारा है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं
क्योंकि सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पर दे, मतलब जितनी बातें सुनने एक एक बात बता दी थी, है ना, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बताने वाली बात यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन 20, इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है बताना है। देखो यहाँ पर जो इल्बर्ट बिल है उसके बारे में कौन सी बात सही है। इल्बर्ट बिल इसमें क्या था, इसमें प्रस्ताव, थोड़ी सी बात पहले जान लेते हैं इल्बर्ट बिल के बारे में। देखो ये विधेयक जो था हमारा लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता से नस्ली पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पर पेश किया था। तत्कालीन प्रचलित कानून के जो अनुसार किसी यूरोपी पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा ही मुकदमा चला जा सकता था। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट और है एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जो हमारे यूरोपीय लोग थे उन्होंने सीपी इल्बर्ट, ठीक है, कौन, सीपी इल्बर्ट द्वारा पेश किए गए जो हमारे इल्बर्ट बिल को कड़ा विरोध किया था, जिससे क्या इस तरह के भेदभाव को प्रथा को समाप्त करने की मांग कही गई थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये पहला या ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला 20। आगे देखते हैं 21 है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे संधि दे रखा है और संबंधित देश दे रखे हैं, कौन कौन से इसके संबंधित देश होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो पहला यहाँ पर जो हमारा है ये बोला है कि पेरिस की संधि, अमेरिका है ना, पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। गंडमक की संधि अफगानिस्तान। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है क्योंकि एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान 1879 में गंडमक की संधि हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने खैबर जनजाति को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया था। ये भी बात करेक्ट हो गई। तीसरा सुगौली की संधि, ये सगौली की संधि भम्मा। ठीक है, तीसरा गलत है क्योंकि सगौली संधि वर्ष 1815 में, कब, 1815 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च 1816 को इनकी पुष्टि की गई थी, है ना। यहाँ पे बम्मा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेपाल। जंदाबू की संधि नेपाल। ठीक है, तो चौथा क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट हमारा ऐसे भी गलत है क्योंकि प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध की समाप्ति के साथ साथ यडम्बू की संधि के हस्ताक्षर किए गए थे, ना कि नेपाल पर, तो गलत हो जाएगा। ऊपर के में 2 करेक्ट हैं, पूछे गया सही कौन से हैं, तो 1 और 2 बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। कौन सा 1 और 2 बात, मतलब ये वाली, और एक स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा जो ABCD दिया हुआ है इसके सबसे ए मान सकते हो आप, ए या 1 में जो 1-2 स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 22। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसके यहाँ से। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, ठीक है। देखो यहाँ पर अहोम विद्रोह बोला है, पहला अहोम विद्रोह यहाँ से हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 1828। ठीक है, उसके बाद पॉलीगढ़ विद्रोह ये हो जाएगा आपका 1795। ठीक है, मोमारिस विद्रोह जो यहाँ पर है ये आपका हो जाएगा 1769। ठीक है, और जो बचा पाई का विद्रोह आपका 1817। इस हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर हमारा 22 का बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप इस पर देख लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं 23, यहाँ से बी है जो इसका आंसर हो जाएगा। राइट, देखो हम लोग को इस चीज़ से मतलब नहीं होता, बस हमारा जो स्टेटमेंट है वो चीज़ आपको करेक्ट होनी चाहिए। आप 2 चीज़ आप एकदम से सही मारोगे तो तीसरा आपको ऑलरेडी यहाँ से आंसर दिखाने लगेगा कि हाँ इससे सही हो जाएगा। ठीक है, पहले आप देखो पेपर में देखते ही आप ये मत देखने लगा कि हाँ कौन सा आ रहा है, वहाँ से आपका आंसर गलत होगा। पहले आप 2 कम से कम वहाँ से सही मारो। ठीक है, उसके बाद देखो, हो सकता है एक के बाद भी कुछ आंसर कभी कभी रेयर केस में मिल जाते हैं, है ना। लेकिन आप यूपी PCS ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता, पहले बनाता था कि एक क्वेश्चन को लेकर बन जाते थे आंसर, लेकिन अब कम से कम 2 आपके सही होंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये। क्वेश्चन 23, खिलाफत आंदोलन के से प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं था, मतलब खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्ष संबंधित नेता पे कौन नहीं था। करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 का आंसर हमारे हो जाएगा इसका मोहम्मद इकबाल। ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल एक कवि दार्शनिक थे जिन्होंने खुदी के दर्शन को बढ़ावा दिया और इस्लामी दुनिया को बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से संबंधित थे वो। ठीक है, और सारे जहाँ से अच्छा औपचारिक रूप से हमारा जो है तारा ना ए हिंदी के रूप में जाना जाता। ये उर्दू कविता जो गजल शैली में कवि मोहम्मद इकबाल थे उनके द्वारा लिखे गए बच्चों के लिए उर्दू भाषा के लिए देशभक्ति गीत था। ये कविता जो थी 1904 में प्रकाशित भी की गई थी। ठीक है, उन्हें व्यापक रूप से पाकिस्तान आंदोलन के प्रेरित करने वाला माना जाता था। उन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, ये आमतौर पर जो अली बंधु थे उसके रूप में भी इनको जानते थे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इनमें। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से किस संधि ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था। ठीक है, तो बताना है आपको। तो यहाँ से देखो जो इसने किया करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बेसिन की संधि। तीसरा या सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। प्रथम आंग्ल जो हमारा मराठा युद्ध था, पहले पेशवा बनने के लिए उसकी मदद प्राप्त करने के लिए सगुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच यहाँ पर सूरत की संधि 1775 था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से और 1770 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसी बंदरगाह हासिल करके ब्रिटिश कलकत्ता जो काउंसिल थी उसमें अपनी संधि को उल्लंघन करने में कोशिश की थी। ठीक है,
और बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्या द्वितीय अंग मराठा युद्ध का आधार बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से तीसरा या सी करेक्ट हो जाएगा। तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। 25, निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की? ठीक है, प्राउड रिजर्व की जो नीति है इनमें से किसने लागू की थी? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो लिटन ने वर्ष 1876 में भारत के वाइसराय बने। उन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू करने, जिसका उद्देश्य था कि वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना, उनके प्रभाव क्षेत्र की सुरक्षा करना, राइट, जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास करना और यहाँ पर बफर राज्य स्थापित करने के लिए चयनित क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा ए या 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए कथन ए अभिकथन ए कारण आर यहाँ पर बताए गए। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ से देखते हैं पहला क्या है। पहला यहाँ से असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास और राजगोपालाचारी ने आसापल्ली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, पहला क्या है, एकदम सही था, यहाँ पर जो था ऐसा उन्होंने छोड़ी थी, है ना। दूसरी बात है इस आंदोलन को विदेशी मानद सरकारी उपाधियों को भी बहिष्कार का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये भी बात हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ये जो बात है इसकी आर की व्याख्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें एकदम करेक्ट बता रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा इसका ए और आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या करता है, तो बी या 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए में बात क्या थी, 1921-22 के दौरान इस आंदोलन में तेजी आई थी और हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण को लेने वाले स्कूल को लेकर स्कूल कॉलेज यहाँ पर छोड़ दिए थे, है ना। बी बात जो हमारी है, मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालाचारी, है ना, ये सब जो थे इन्होंने वकालत छोड़ दी और ब्रिटिश उपाधियाँ भी त्याग दी और विधायिकाओं का बहिष्कार भी किया था, है ना। तो बी बात ये थी हमारी, तो दोनों बातें एकदम करेक्ट है, ए और आर, है ना। आंसर सेकंड या बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी? भारत महिला परिषद की स्थापना इनमें से किसने की थी? करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा यहाँ से रमाबाई रानडे, बी या 2 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमाबाई रानडे ने वर्ष 1904 में, ठीक है, कब? 1904 में बंबई में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में अंतर्गत लेडीज सोशल जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, भारत महिला परिषद जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, तो आंसर हमारा सेकंड या बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन को बुलाया, जो संयुक्त प्रयास था किसका? ठीक है, ये जो संयुक्त हमारा प्रयास था, ये प्रयास था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का और किसान सभा का, अखिल ट्रेड यूनियन के यहाँ पर ये जो प्रयास नहीं था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 1, 2 जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा यहाँ से इसका। ठीक है, तो आंसर ए यहाँ से या 1 यहाँ से 1, एक ए बात या फिर 1 वाली जो बात है इसमें से 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये करेक्ट है। देखो 1 का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना जो 1 में बोल रहा हूँ, इसकी वजह से मैं बताता चल रहा हूँ 1 का मतलब ए है ना, 1 या ए, राइट, मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ से। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से युग्मों पर आपको विचार करना है। समाचार पत्रिका, पत्र संस्थापक, संपादक, उनके सही सम्मिलित कौन से नहीं पूछ रहा है ये। ठीक है, देखो इनमें से जो नहीं सम्मिलित हमारा ये कौन सा हो जाएगा? बंग दर्शन, दयाल सिंह मजीठिया, ये गलत है। पहला हमारा हिंदू पैट्रियट, गिरीश चंद्र घोष करेक्ट है। भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी कृष्णा, ये भी ठीक है। परिदर्शक बिपिन चंद्र भी हमारा करेक्ट है। यहाँ से जो बंग दर्शन था ये यहाँ से गलत होगा, क्योंकि बंग दर्शन हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, ना कि दयाल सिंह मजीठिया। तो आंसर क्या होगा? 2 यहाँ से या बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट मतलब जो गलत है। जैसे 30वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को बताना है, अभी कथन और कारण यहाँ पर। ठीक है, तो गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट में विरोध के हिंसा दिवस के रूप में यहाँ पर मनाने का आह्वान किया था। ठीक है, क्या होगा पहला? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये 30 का आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ से इस एक्ट के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार से उस पर अंकुश लगाया गया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया गया था। ठीक है, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, क्योंकि नरसंहार के बारे में जानने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाठूट की उपाधि त्याग करके देश के विरोध में गुस्से को यहाँ पर व्यक्त किया था। ठीक है, इसको लेकर यहाँ पर जो शक्ति थी मजबूत यहाँ पर दिखाएगी, तो यहाँ पर सेकंड भी करेक्ट है और पहला भी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, राइट। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका कि एक और दोनों सही है और एक की जो व्याख्या करता है एकदम सही करता है, बी या 2। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य था? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का जो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा इसका
एक तो देखो भगत सिंह हो जाएंगे, दूसरा ऐसा आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। ये क्या था, हिंदुस्तान जो हमारी सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक यहाँ पर सदस्य थे। ठीक है, 31 का यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ से ए करेक्ट आंसर है। राइट। बिहार में क्रांतिकारी जो फडणवीस घोष सितंबर 1928 में हिंदुस्तान जो सोशल रिपब्लिक जो आर्मी थी उसकी बैठक में शामिल होते हैं। फरीनाथ घोष है ना, याद रखना, यहाँ पर ये नहीं थे इसमें। आंसर ए या 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला 1। क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 है विवर्तनिक प्लेट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अब सारी सीमाएं समुद्र तल से फैलाव और दरार घाटियों का स्थल होती है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, पहली बात यहाँ से हमारी सही है। राइट। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी समुद्र सीमाएं होती हैं समुद्र तल से फैलाव और दरार घाटियों का स्थल होती हैं। और अब सारी सीमा का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मध्य अटलांटिक जो कटक है, जहाँ अमेरिकी प्लेट यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट से अलग होती है ना, ये बात हमारा करेक्ट होगा। दूसरा, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि यहाँ पर प्लेट इरेक्शन एक नए क्रस्ट का निर्माण मौजूदा क्रस्ट को नुकसान पहुंचाए बिना ये अभी जो सीमाएं होती हैं रूपांतरित हो जाती हैं। रूपांतर परिसीमा का एक उदाहरण कैलिफोर्निया में सैन जो हमारा एंड्रियास है ये फॉल्ट है, जहाँ प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट से गुजरती है और उत्तर के यहाँ पर और बढ़ती जाती है। तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, सही चलेंगे तो 1 या ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33 यहाँ से ध्रुवीय पलायन बल संबंध किससे, ध्रुवीय पलायन बल का संबंध किससे, करेक्ट आंसर यहाँ से 33 का हो जाएगा, ये है पृथ्वी का परिभ्रमण से। ठीक है, डी या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय हमारा पलायन जो बल होता है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी एक पूर्ण वृत्त नहीं है, इसका भूमध्य रेखा पर उभार या उभार के जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जैसे जैसे हम ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर बढ़ते हैं वो अपकेंद्रीय बल यहाँ पर बढ़ता जाता है। जिससे क्या हुआ, विगेनर के अनुसार यहाँ पर ये अपकेंद्रीय बल में इस वृद्धि के कारण ध्रुव पलायन हुआ था। ठीक है, तो आंसर ये डी यहाँ से इसका, ये 4th यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। भूपर्पटी के प्रमुख तत्वों और उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, पहले तो आएगा, पहले यहाँ से आएगा आपका हाँ पहले यहाँ से आपका आ जाएगा चौथा नंबर मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ से आएगा पहला। राइट। देखो मैं सबके इसके जो परसेंटेज कुछ है मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का जो हमारा परसेंटेज होएगा 2.1, उसके हिसाब से मैच कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद पोटेशियम बोला है, राइट, पोटेशियम का 2.6। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का यहाँ से हो जाएगा आपका 3.6। राइट। उसके बाद हमारा क्या बचा, उसके बाद सोडियम बचा। ठीक है, सोडियम का हो जाएगा 2.8। राइट, सोडियम का हो जाएगा 2.8। इसके हिसाब से जो मैच करेंगे और क्रम में ये हमारा का आंसर हो जाएगा 34 का सी, है ना। सी जो होगा हमारा ये मैच करेगा। सी मतलब यहाँ से देखो सी का कहना है कि जो हमारा जो पहले चौथा आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तीसरा आएगा, है ना, क्योंकि 2.6 था। उसके बाद सोडियम आएगा, राइट। उसके बाद आपका पहला जो सबसे ज़्यादा था हमारा 3.6 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है, सी है 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन 35। ये एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण संबंधित है। इसे किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसे जाना जाता है पेट्रोलॉजी के रूप में। किसे, पेट्रोलॉजी। देखो खनिज विज्ञान ये एक विज्ञान के अनुशासन जो खनिज के सभी जो पहलू है उससे संबंधित होता है, जिनके उनके भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक संरचना और आंतरिक क्रिस्टल संरचना और प्रकृति में घटना का वितरण और गठन की जो भौतिक रासायनिक स्थिति होती है उसके संदर्भ में इनकी उत्पत्ति शामिल होती है। पेट्रोलॉजी क्या होता है, ये एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित होता है। इसको यहाँ पर पेट्रोलॉजी बोलेंगे। तो बी या 2 करेक्ट है। 36, यह 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है, मतलब किस में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा सरगेसो सागर। ठीक है, सरगेसो सागर जो है पर है ये पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है और भूमि सीमा के बिना एकमात्र समुद्र है और इसकी विशेषता महासागरीय धाराओं की गति है। तुम्हारा यहाँ से डी या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देखते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर में से कौन सी धारा संबंधित है, करेक्ट आंसर यहाँ से 37 का हो जाएगा आपका, ये कुरोशियो है ना, कुरोशियो की धारा से हमारा जो तीसरा या सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। देखो जो कुरोशियो की धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर बेसिन में पश्चिम की ओर गर्म धारा है। इस धारा का औसत जो हमारा सतही तापमान होता है
सतही तापमान के आसपास जो महासागर की तुलना उससे कई अधिक गर्म होता है, ठीक है। इससे जापान के तापमान में नियंत्रित करने में भी यहाँ पर मदद मिलती है, जो अपेक्षाकृत अधिक गर्म है, राइट। तुम्हारा आंसर यहाँ से सी या तीसरा करेक्ट हो जाएगा कुर्सियों की तरह। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? एशिया महाद्वीप में स्थित इनमें से कौन सा मरुस्थल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का हमारा कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर कहाँ गया? अच्छा, यहाँ पे नहीं दे रखा है। अच्छा, इसमें 3 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मिस हो गया आंसर, ठीक है। तो चौथा जो स्टेटमेंट होगा हमारा ये कालाहारी मरुस्थल होगा, ठीक है। क्या होगा? कालाहारी मरुस्थल, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, राइट। जो हमारा कालाहारी मरुस्थल होगा ये दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा शुष्क और अर्ध शुष्क रेतीला क्षेत्र है, जो बोत्सवाना के अधिकांश भाग में, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है, ठीक है। तो कालाहारी एक बार में आप लिख लोगे और इसके बारे में बात जान लोगे। 38 हो गया। 39 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी स्रोत देश सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित हैं, नदी स्रोत और देश यहाँ पर सही सम्मिलित है, ये बताना है आपको, ठीक है। देखते हैं 39 में। यहाँ पर देखो दे रखे हैं, एक तो दे रखा है मैकेंजी, ठीक है। मैकेंजी क्या होगा? जर्मनी में, ये तो आपका सही है, सही सम्मिलित है, राइट। कौन सा सही सम्मिलित है? मैकेंजी, अच्छा मैकेंजी जर्मनी है ना, यहाँ से क्या होगा? सही हो जाएगा। देखते, रुको एक बार देख लेते हैं। मैकेंजी नदी का स्रोत जो होगा फिनले नदी के प्रमुख ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, है ना, यहाँ से होगा, ना कि यहाँ पर जर्मनी में, तो ये गलत हो जाएगा। आमू दरिया तुर्कमेनिस्तान बोला है। आमू दरिया नदी हमारा स्रोत क्या होगा? निकोलस रेंज, पामीर पर्वत, तुर्कमेनिस्तान में, है ना, यहाँ पर ये सही है। बहिरवार अरल सागर में, ठीक है। तो और उसके बाद क्या? डार्लिंग नदी, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर जो डार्लिंग नदी हमारा है, ये पूर्वी हाईलैंड्स का मध्य भाग है, ऑस्ट्रेलिया, है ना, यहाँ पर टर्की नहीं होगा। और तुम्हारा आंसर जो होगा, सिर्फ पूछा सही कौन सा, तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट ये वाला। आमू दरिया जो हमारा है ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, जो हमारा पामीर पर्वत और निकोलस रेंज के आसपास है। तो आंसर 2 या बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 है, ये एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों, ठीक है, में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों को उतरती है। इसे यह भी कहा जाता है, क्या इसी कहा जाता है? स्टेटमेंट दे रखा है, इसे चिनूक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनूक। तो चिनूक के बारे में आपको पता होना चाहिए, चिनूक क्या है, राइट। देखो, चिनूक हमारा ये गर्म शुष्क हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती रहती है, ठीक है। तो डी या 4 हमारा से करेक्ट हो जाएगा। बोरा क्या होता है? बोरा हमारा एडियाटिक सागर के पास क्षेत्र, जो जो पूर्वी हमारी कैटाबेसिकस पवनें होती है, उसके उत्तरी यूरोप को लेकर यहाँ पर पूर्वी इटली तक जो उत्तर पूर्व वहाँ पर बहती हैं ये बोरा, ठीक है। जो हमारी ब्रिक फील्डर है, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की गर्म शुष्क पवन है जो बसंत अंत के दौरान यहाँ पर गर्मियों के देश में रेगिस्तान में विकसित होती है, जिससे हमारा तटीय क्षेत्र में तापमान की भारी वृद्धि देखी जाती है, ठीक है। लेवेचे स्पेन में गर्म पवनें, ठीक है, इसको लेकर के यहाँ पर जो शुष्क हवा और सर्दियों में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व ढलान से देखी जाएगी उतरते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दक्षिणी गर्म हवा मानते हैं इसको, ये रेगिस्तान में, सहारा में रेगिस्तान में चलने वाली। तो चिनूक भी आपको याद रखना। तो आंसर हमारा जो करेक्ट आंसर है चिनूक होगा, डी, ठीक है, डी या 4। 41 हिमानी भूआकृति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने के कौन सा सही है? हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भूआकृतियां हैं और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन माध्यम से हार्न का निर्माण होता है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हिमाच्छादित जो पर्वत है उसमें सर्क सबसे आम भूआकृतियां हैं। सर्क अक्सर हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं और वंचित बर्फ जो होते हैं पहाड़ की चोटियों से नीचे जाते समय इन सर्क को काटता है, जिससे सर्क दीवारों के जो शीर्ष पर्दन है उसके माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है, और हमारे इसमें से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक और हिमालय सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के उदाहरण है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। तो पूछा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर 1 और 2 दोनों, मतलब तीसरी बात या सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा यहाँ से मध्यमंडल, बी या 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्यमंडल हमारा जो होता है ये पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर ऊपर स्थित ऊंचाई पर है, और साथ में मध्यमंडल का तापमान कम हो जाता है और अधिकांश उल्काएं इसी वायुमंडल परत में ज्वलित होती हैं। रॉकेट, ध्वनि रॉकेट और जो चालित हमारे विमान मध्यमंडल तक ही पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है। तुम्हारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व
एशिया एक समृद्ध स्थल देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में एक समृद्ध स्थल देश है। करेक्ट आंसर 43 का आंसर हो जाएगा हमारा लाओस। तीसरा या सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाओस दक्षिण पूर्व एशियाई स्थल देश है जो म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से घिरा हुआ है, अतः यहाँ पर तीसरा जो है कथन सही हो जाएगा। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय प्रदर्शन और परिवर्तनीय गतिविधि के लिए जानी जाती है। करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा केन्या। ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केन्या को ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो विवर्तनिक प्लेट संचलन द्वारा निर्मित एक विशाल भौगोलिक घाटी है। ये घाटी झीलों को, पहाड़ों और ज्वालामुखी उसकी गतिविधि सहित यहाँ पर विविध परिदृश्य को प्रदर्शित करती है, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी जलडमरूमत काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है? इनमें से कौन सा जलडमरूमत है जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का आपका यहाँ से बॉस्फोरस जलडमरूमत। 4 या डी करेक्ट आंसर यहाँ से इसका, ठीक है। तो हमारे यहाँ से बॉस्फोरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा बॉस्फोरस जो है ये उत्तर पश्चिमी तुर्की में है और थ्रेस को अनातोलिया से अलग भी करता है ये, ठीक है। ये दुनिया के संकीर्ण जलडमरूमत जो काला सागर को मरमरा से जोड़ता है और डार्डानेल्स जलडमरूमत के मध्य जो माध्यम से हमारे जो भूमध्य और एजियन सागर से भी जुड़ता है, ठीक है। तो एक बात एक्स्ट्रा भी याद रखना है इसकी। 46 नंबर 46 है, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका में, रूस, कनाडा और जो जैसे देश में खनन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 46 का आंसर यहाँ हो जाएगा इसका क्रोमियम। बी या 2 यहाँ से जो क्रोमियम है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम अपने जो संक्षारण है उसके प्रतिरोधी जो गुण है उसी कारण स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका खनन आमतौर पर दक्षिण अफ्रीका में, रूस और कनाडा जैसे देशों में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 47। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये तंजानिया में। सी या 3 इसका आंसर होगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो हमारा सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान है ये तंजानिया में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चारागाह और जल की तलाश में 20 लाख जंगली जानवरों को और सैकड़ों हजारों जो चिकारा हैं और जेब्रा हैं, इनका वार्षिक प्रवास और उनके शिकारों को वार्षिक जो प्रवास दुनिया के सबसे प्रभावशाली जो प्रकृति दृश्य हैं उसमें से एक मानते हैं इसको, ठीक है। सी हमारा या तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है? ठीक है, कौन काम करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कॉकेसस। सी या तीसरा हमारा जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्पस मध्य यूरोप में स्थित एक विशाल और प्रतिष्ठित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी से के देशों के यहाँ पर फैला हुआ है, राइट। देखो, कॉकेसस पर्वत जो हमारा यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है, ठीक है, जो काला सागर और कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखला में विविध परिदृश्य शामिल है, जैसे कि हमारी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, है ना, हरी भरी घाटियां मान सकते हो इनको। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है ना, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये कॉकेसस के पश्चिमी भाग और स्थित माउंट जो हमारे एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो हम पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 वह पर्वत है जो अफ्रीका के उत्तरी तट रेखा में सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। वह पर्वत है जो अफ्रीका के उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। कौन इनमें से? करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का आपका यहाँ से एटलस पर्वत। ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा जो एटलस पर्वत है ये पर्वत चोटियाँ एक श्रृंखला है जो अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर आधुनिक मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। इसका भूभाग कठिन है और यही एक कारण है कि अतीत में यह पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से अफ्रीका के उत्तरी तट पर सहारा रेगिस्तान को अलग करती थी। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 नंबर। कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर के स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों, रात के व्यवहार के लिए यहाँ पर जानी जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 50 का यहाँ से लेमुर, ठीक है। 4 या डी जो होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लेमुर जो है इसके बारे में देख लेते हैं। लेमुर हमारा प्राइमेट और आज के लगभग 32 अलग अलग प्रकार के लेमुर अस्तित्व में, जिनमें से सभी मेडागास्कर के जिले के लिए स्थानिक है, जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट में एकल द्वीप यहाँ पर देश हैं, ठीक है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे 51 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र का नाम सही है? इनमें से सही पूछा है, ठीक है। तो कौन सा सही है? हमारा आंसर हो जाएगा विली विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा इसका करेक्ट है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? वे हमारे हिंसक तूफान जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं और हिंसक पवनों की बहुत भारी वर्षा और तूफान की लहर को लेकर बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं, ठीक है। उन्हें दक्षिण महासागर चक्रवात को अटलांटिक हरिकेन जो है देखो हमारा उन्हें दक्षिण महासागर में चक्रवात
है ना। दक्षिण महासागर में क्या बोलेंगे, चक्रवात, राइट। यहाँ पे हरिकेन नहीं बोलते हैं, हरिकेन का बोलेंगे पश्चिमी जो प्रशांत सागर होगा उसमें बोलेंगे, ठीक है। टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, टाइफून जो हमारा होगा दक्षिण चीन में, है ना, तो यहाँ पर हिंद महासागर में नहीं होगा। और चक्रवात हमारा जो होगा, ये चक्रवात होता है आपका अटलांटिक में, है ना, हिंद महासागर अटलांटिक में नहीं होगा, ये हिंद महासागर, चक्रवात हमारा हिंद महासागर में होगा। और टाइफून हमारा होगा यहाँ से चीन सागर में, लेकिन यहाँ पर हिंद महासागर बोल रहा है। हरिकेन आपका यहाँ से हो जाएगा, ये जो आपका है हरिकेन आपका अटलांटिक में होगा, ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत में नहीं होगा। और विली विली जो है ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, जो सही पूछा है यहाँ से, ठीक है। तो 51 का यहाँ से जो आंसर होगा 2 या बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 52, निम्नलिखित में से युग्मों पर झीलों महाद्वीपों के कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो बैकाल झील हमारा किधर है, ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये बोल रहा है इसमें, तो क्या होगा, बैकाल झील हमारा जो है ये मध्य एशिया में लगभग यूरेशियाई केंद्र में पूर्वी साइबेरिया के दक्षिण भाग में, और इसका आकार एक लंबी अर्धचक्राकार है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है ना, ये उत्तरी अमेरिका में नहीं है। और सतत क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर जो सुपीरियर झील है ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना, तो ये एशिया बोल रहा है, तो सुपीरियर जो हमारा लेक सुपीरियर झील हो जाएगा यहाँ से, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे एशिया में नहीं। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका, ये आपका करेक्ट, क्योंकि टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में मीठे पानी के यहाँ पर झील है, ये करेक्ट आंसर पूछा सही कौन सा, तो डी या चौथा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 53, सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। सोलोमन जो द्वीप हमारा ये स्थित है आपका यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन, ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, ठीक है। सोलोमन द्वीप दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें मेलेनेशिया ज्वालामुखी द्वीपों और कोरल जो हमारे एटोल की दोहरी श्रृंखला है वो शामिल होती है। देश में अधिकांश सोलोमन श्रृंखला शामिल है, जो बुका और बोगिनविले को छोड़कर पश्चिम छोर में यहाँ पर 2 द्वीप हैं जो पापुआ न्यू गिनी और एक स्वायत्त क्षेत्र बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, ये कहाँ स्थित हमारा, मतलब जो क्षेत्र है किस क्षेत्र में, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, ठीक है। 53 का बी या 2, ठीक है। आगे देखते हैं 54 नंबर। 54 यहाँ से माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ठीक है। माउंट एसो जो ज्वालामुखी है ये स्थित हमारा जापान में, ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एसो जो हमारा जापान के क्यूशु केंद्र में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो हाल ही में वर्ष 2021 और वर्ष 2016 के जो सक्रिय हुआ था। और एसो का प्राचीन कोल्डेरा दुनिया का सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक है, जिसका व्यास 25 किलोमीटर तक है और परिधि 100 किलोमीटर से भी अधिक यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से ए या 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 55, पोर्टवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। पोर्टवार पठार जो स्थित है ये हमारा स्थित है पाकिस्तान में, सी या 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी काफी न्यूज में था तो करंट को लेकर के क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, ठीक है। ये पोर्टवार पठार पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस बात का प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के भी यहाँ पर इस क्षेत्र में कब्जा था और ये गंधार सभ्यता का एक प्रमुख हिस्सा था। ये हिंदू और बौद्ध समुदाय के लिए शिक्षा का केंद्र था। ये फारसियों और सिकंदर महान के नियंत्रण में आया था, ठीक है। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 56, सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है किसका। सियरा नेवादा जो हमारा रेंज उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण इसका ब्लॉक पर्वत या तो डी या 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियरा नेवादा रेंज ब्लॉक पर्वत का एग्जांपल है। ब्लॉक पर्वत वो होता है जिसका निर्माण भूपर्पटी में प्राकृतिक दोषों के कारण यहाँ पर हुआ है। ये मैंने आपको बताया ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ये क्या होता है, मैं आपकी जो ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग करा रहा हूँ वहाँ पर मैंने बताया भी एक चीज़ है कि क्या ये होते हैं, है ना। तो वहाँ से आंसर राइटिंग भी आप अगर ये कर रहे हो तो आंसर राइटिंग भी सीख सकते हो। मैं अभी स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी आप आंसर राइटिंग करके अपना जमा कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जो है अभी GS 1 का करा रहा हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा GS 2 का भी, राइट, हर सब्जेक्ट का। तो आंसर यहाँ से हमारा जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत के बारे में, ठीक है। यूरोप में जो हमारा वास्जिस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ये भी हमारे कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा पर्वत का एग्जाम्पल दिखाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 57 नंबर। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है। देखो मेकांग नदी जो है ये गिरेगी हमारी दक्षिण चीन सागर में, ए या 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण चीन सागर, तो मेकांग हमारी जो रिवर है ये 6 देशों से होकर बहती है। ये वियतनाम में मेकांग डेल्टा के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ये म्यांमार और लाओस के बीच तथा लाओस और थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा ओडिशा, ए या 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट वैस का जिसका
उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्य रूप से तृतीयक चीनी क्षेत्रों में पाया जाता है और प्रायद्वीप भारत में पठार में पहाड़ी श्रृंखला और देशों के जो तटीय इलाके हैं उसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर पाए जाने वाले लेटराइट चट्टानों से जुड़ा होता है। हमारा उड़ीसा जो है बॉक्साइट का उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है और कालाहांडी जो है इसमें संबलपुर प्रमुख उत्पादक यहाँ पर जो देश हैं इसके। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा पूछा है यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए या 1। 59 नंबर, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी कब? ये की गई थी 2009 में। ठीक है, कब की गई थी? 2009 में यहाँ पर की गई थी। कब? 20 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय जो गंगा नदी बेसिन स्थापना 20 फरवरी 2009 को की गई थी। इस प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके सदस्य केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, है ना, जहाँ से गंगा बहती है उसको लेकर के। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और भी स्टेटमेंट देके, जो मैंने 2 बातें बताई वो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तीसरा या सी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व वन्यजीव दिवस यहाँ पर मनाया जाता है कब? ठीक है, ये विश्व वन्यजीव दिवस हमारा मनाया जाता है ये 3 मार्च को। ए या एक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस है उसके रूप में यहाँ पर नामित करने वाला प्रस्ताव 3 से 14 मार्च 2013 के बीच यहाँ पर बैंकॉक में आयोजित जो सिटीज थी जंगली जो जीव है उसकी वनस्पति लुप्तप्राय के रूप में जो सम्मेलन होता है उसमें यहाँ पर बैठक में किया गया था, COP 16 में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं किस COP में यहाँ पर ये अपनाया गया था, है ना, COP 16 में, याद रखना है। तो ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखते हैं इसमें। देखो जो नंबर सही सम्मिलित नहीं है ये आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर 1972। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 यहाँ पर नहीं होगा, प्रोजेक्ट टाइगर होगा 1973। बाकी सब आपके यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी या तीसरा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। 62, पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है? ठीक है, आर्द्रभूमि का जो प्राथमिक कार्य हो जाएगा ये हो जाएगा 62 का ए, कार्बन सिंक, ए या 1। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कार्बन सिंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में काम करने वाले पर्यावरण जो भूगोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण और संग्रहित करता है, जिससे क्या है जलवायु परिवर्तन कम होता है। ठीक है, ये आपसे बोलेगा इससे जलवायु परिवर्तन अधिक होता है। तो पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। तो आंसर हमारा ए या 1 करेक्ट हो जाएगा 62 का। 63, भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या है? भारतीय गिद्ध की जो कार्यावधि की समयावधि है ये हो जाएगी 2020 से 2025, जो भी है साल चल रहा है ये इसका लास्ट ईयर है। ठीक है, तो इसे पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो था उसके द्वारा वर्ष 2020 से 25 के बीच में से लॉन्च किया गया था। ये देश के गिद्धों को संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये इसका आखिरी साल चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका कि जो हमारा डिक्लोफेनेक का उनका न्यूनतम उपयोग करना। डिक्लोफेनेक हमारा एक दर्द निवारक दवा होती है, जिससे क्या है जिससे वो खाएगा तो क्या जैसे वो खाया वो मर गया। ठीक है, तो उसको दूसरे जानवर ने खाया तो वो भी उसको भी वही दिक्कत हो जाएगा। तो इस वजह से क्या इसका कम उपयोग हो, है ना, कम सुनिश्चित किया जाए। और गिद्ध संरक्षण केंद्रों के साथ साथ यहाँ पर अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्रों की भी स्थापना करना, जंगली जानवरों से एकत्र किए गए जो नमूने हैं और सूचना उसका विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आंसर ए या 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 64, भारत के पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पति और जीवों में समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहली बात जो हमारे यहाँ से रहेगी ये करेक्ट है, क्योंकि पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और वनस्पति जीवों और अपने संबंध के अद्वितीय संयोजन के लिए यहाँ पर इसे जानते हैं। दूसरी बात, ये यूनेस्को और विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। और दक्षिण या तमिलनाडु के इस श्रेणी को नीलगिरी मलाई के नाम से भी जानते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, सेकंड एक्स्ट्रा पॉइंट और याद रखना है, मध्य भाग को कनारा और दक्षिणी भाग को मालाबार क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जानते हैं। तो इस चीज़ आपको याद रखनी है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आंसर हमारा 64 का क्या हो जाएगा? 64 का जो आंसर हमारा हो जाएगा 3 या सी, ये दोनों, है ना। 65 यहाँ से नदी के मीडर्स संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा इसमें? ठीक है, देखते हैं इसमें। देखो यहाँ से जो हमारे इसके बारे में सही होगा ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, नदी के मीडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। बी या 2 बात यहाँ से हमारी करेक्ट है। मीडर्स होता है क्या? देखो मीडर्स एक हमारा लैंड फॉर्म नहीं है, बल्कि केवल एक प्रकार का चैनल मतलब पैटर्न है। ठीक है, चैनल पैटर्न है ये निम्न कारणों से होता है,
जैसे कि किनारों पर पास रूप में यहाँ पर काम करने से के लिए बहुत कम तीव्र ढालों पर बहने वाले पानी की प्रवृत्ति। सेकंड बात, ये कोलोइडल बल के तरल और जल पर काम करता है, ठीक है। तीसरी बात हो जाएगा, ये जमाव नहीं बल्कि यहाँ पर कोई कटाव भी नहीं है, ये घूमने की प्रवृत्ति में कम हो जाती है इसकी। और ये एक ऑक्सबो झील, एक मीटर्स को जो ऑक्सबो की नदी की तरह यहाँ पर जुड़ी रहती है। तो कुछ बातें यहाँ पर इसकी वो याद रखते हैं। तो बी या टू यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, नदी के मीटर्स है उसके बारे में। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, ठीक है। भारत के जो पूर्वी तट पर ये बंदरगाह नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वधावन, ठीक है, सी या तीसरा, ठीक है। देखो पूर्वी तट पर हमारे कौन सा है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु को हमारा चेन्नई, राइट। और कौन सा है पूर्वी तट पर हमारा, को तमिलनाडु का एन्नोर, पूर्वी तट पर हमारा पश्चिम बंगाल का हल्दिया, ठीक है। और पूर्वी तट पर हमारा ओडिशा पारादीप, पूर्वी तट पर तमिलनाडु तूतीकोरिन, पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ये सब है। यहाँ पर ये वधावन नहीं होगा, ठीक है। वधावन क्या होगा, वधावन जो हमारा है ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तट का बंदरगाह, है ना, ये गलत है। तीसरा सी हमारा इसका आंसर हो गया। 67, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी सहायक की सही सम्मिलित नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखो जहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका कृष्णा पेगंगा, ये हमारा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, राइट। तो कृष्णा की सहायक नदी हमारी हो जाएगी तुंगभद्रा, घटप्रभा, भीमा, वेदवती, कोयना, वरना, डिंडी और मूसी, दूधगंगा, ये यहाँ पर पेंगंगा नहीं होगी, ठीक है। पेंगंगा किसकी है, पेंगंगा हमारी गोदावरी की सहायक नदी है ना, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या, 2 या बी करेक्ट आंसर है। करेक्ट मतलब जो गलत है, नहीं सम्मिलित कर रहा है वो। 68, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है कैसे, देखो बुलेट प्रूफ जो हमारी सामग्री है ये बनाई जाती है आपके यहाँ से, एक तो केवलर और दूसरा लेक्सन से, ठीक है। इससे हमारा ये बनाई जाती है। केवलर हमारा एक ऐसी सामग्री जिसका उपयोग आमतौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। केवलर एक पैरा एरोमेटिक हमारा जो पॉलीमराइड है उसका सिंथेटिक फाइबर, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे अंतर श्रृंखला बांड मजबूत यहाँ पर बनाते हैं इसको, ठीक है। लेक्सन क्या होता है, लेक्सन या लेक्सान इसको बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट, इसका उपयोग बुलेट प्रूफ सामग्री के निर्माण के लिए करते हैं। और बुलेट प्रूफ प्रतिरोधी ग्लास, पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक और लेमिनेटेड ग्लास की जो परतें होती है उसको उपयोग करके इसको बनाता है। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन हमारे टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, C2F4 इसका फॉर्मूला होता है, C2F4, राइट। और ये हमारा सिंथेटिक जो फ्लोरोपॉलीमर है इसका, जिसका हमारा पेन और यहाँ पर कुक फेयर के लिए यहाँ पर नॉनस्टिक के रूप में इसको कोटिंग कर दें, जिससे चिकना होता है वो, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर, 1 2 या ए या 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। 69, ट्राइनेट्रोटोलन TNT का उपयोग किया था किसमें, जो हमारा ट्राइनेट्रोटोलन होता है इसका उपयोग करते हैं विस्फोटक के रूप में, सी या 3 करेक्ट आंसर होगा। TNT है ना, ट्राइनेट्रोटोलन, इसका मिश्रण करके किया था। ये एक रासायनिक यौगिक है, राइट, जिसका सूत्र हमारा क्या होता है, फॉर्मूला C6, फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे किसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, C6H2, ठीक है, NO2 ब्रैकेट लगाया मैंने, NO2 लिख दिया यहाँ पर, बंद कर दिया, 3CH3, ऐसा करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा TNT का फॉर्मूला है। ये एक पीला और ठोस पदार्थ होता है, एक विस्फोटक भी है, ठीक है। तो आंसर C। 70 नंबर, LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस निर्मित होती है किससे, ये निर्मित होती है हमारी प्रोपेन और ब्यूटेन, ए या 1 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। LPG का निर्माण प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण, तेल शोधन जिसके दौरान यहाँ पर किया था, प्रोपेन और ब्यूटेन प्राकृतिक गैस पृथक किया था और उच्च दाब पर तरलीकृत यहाँ पर किया था तथा सिलेंडर या टैंक में संग्रहित किया था इसको, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका ये ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ए या 1। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया था, खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किसका नहीं किया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मिक अम्ल, या 4 या चौथा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 या जो डी है यहाँ से हमारा, सॉरी 4 या डी लिखना था यहाँ पर, 4 या डी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल हमारा एक रंगहीन उत्तेजक वाष्पशील अम्ल होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड और भाप के उत्प्रेरक रूप में यहाँ पर निर्मित होता है। ये कुछ चींटियों द्वारा उत्सर्जित द्रव मोनो में मौजूद होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। चौथा 72, प्रशांतक का उपयोग किया जाता है किसमें, प्रशांतक जो होता है इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है हमारा चिंता को कम करने के लिए, ठीक है। बी या 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनाव या चिंता को कम करने के लिए ली जाने वाली औषधि दवा को प्रशांतक के रूप में जाना जाता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है। इसका उपयोग शांत करने, चिंता कम करने या किसी व्यक्ति को सोने में मदद करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा बी या 2 करेक्ट हो जाएगा। 73 है, सूची के सूचियों को मैच करना है और बताना है कि कौन सा यहाँ पर कूट को बताना है। देखो कूट के हिसाब से क्या, मैं आपको सीधा सीधा आंसर इसको बताता हूँ क्या यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो पहला जो हमारा यहाँ पर होगा अंगूर, है ना, अंगूर हमारा क्या होगा ग्लूकोज,
अंगूर की तरह ग्लूकोज ऐसा। शहद क्या होगा, शहद हमारा हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रुक्टोज ये लिखा है। टेबल शुगर आपका सुक्रोज, टेबल शुगर की तरह, हाँ टेबल शुगर सुक्रोज। और दूध जो आपका हो जाएगा यहाँ से ये जो लास्ट बचा आपका लैक्टोज। ये आंसर हमारा मैच करेगा। उसके हिसाब से कूट आप देख लो क्या आ रहा है, तो फिलहाल ए यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। कूट जो भी आ रहा है उससे मतलब नहीं, आप यहाँ पे जो बातें होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसका उपयोग यहाँ पर कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो डी या 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर साबुन की जो फैटी एसिड होता है इसमें लवण होते हैं जो, जबकि फैटी एसिड हमारा समतत्व मोनोकार्बनिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो होते हैं जिसमें लंबी कार्बनिक श्रृंखला होती है। और उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे कि पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये हमारे इसके कुछ कार्बन श्रृंखलाएं जो बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कच्चे माल के रूप में नहीं करते हैं उपयोग सोडियम सल्फेट का, है ना। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, डी या 4 इसका आंसर हो गया। 75 और लास्ट क्वेश्चन होगा ये, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक जो हमारा यहाँ से होगा ये हो जाएगा वाट। किसका मात्रक है, वाट का मात्रक है, ठीक है। जो हमारा देखो शक्ति जिसको बोलते हैं पी, है ना, पावर, राइट। पी इक्वल होता है कार मतलब W अपॉन टी मतलब समय। यहाँ पर कार हो गया, ये हमारा हो गया समय मतलब टी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है पी हमारा क्या हो गया, पी शक्ति, है ना, या प्रेस जो हमारी शक्ति जो होती है पी बोलेंगे इसको, मतलब शक्ति हमारा जो प्रेशर होगा ये क्षमता, है ना, पावर, हाँ सॉरी पावर होगा पी से, राइट। शक्ति बोलो पी से पावर, और कार हमारा जो वर्क है W और समय टी समय, जिसके हिसाब से जो मात्रक होगा हमारा ये एस जो हमारा शक्ति का मात्रक है वाट है जो जूल पर सेकंड के बराबर होता है। शक्ति को हमेशा वाट या W किलो वाट के यहाँ पर रूप में दर्शाते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 75 का ए या 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर हमारा फुल लेंथ टेस्ट था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक पेपर मैंने आपको मतलब एक यहाँ पर पार्ट दिखा दिया जिसमें 75 क्वेश्चन है। पार्ट 2 लेके आएंगे जल्दी, उसमें भी 75 क्वेश्चन है। ऐसे करके मैं पूरा कम से कम 5 से 6 पेपर आपको पहले फुल लेंथ कराऊंगा। उसके बाद जो चीज़ें हमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है इन सब्जेक्ट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के मैं पूरा सब्जेक्ट वाइज से टेस्ट निकालूंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपसे एक एक क्वेश्चन आपको करते रहना। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहो, ठीक है। ये लोगों को और भी यहाँ पर जो तैयारी करो उनको अच्छी चीज़ें मिलती रहे, राइट। बाकी और टेलीग्राम पे मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, आंसर राइटिंग के लिए PDF देता हूँ रोज, है ना। आपको यहाँ पर लिखो, उसके बाद डिपॉजिट कर सकते हो, तो वहाँ टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है या यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ से शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो जुड़ सकते हो टेलीग्राम से, लिंक आप नीचे मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये लिख सकते हो टेलीग्राम पर जाकर यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है, वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।